अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ पर हम आया मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच गुफ्तगू कंदासूं ख़िते जी सूरत हाल ते। शुरूआत कयूं था अफ़गानिस्तान मां, जिते अमन ॻाल्हियुनि में हिकु दफ़ो ॿीहर हिकिड़ी रुकावट अची वई आहे। उहा रुकावट इहा आहे त अफ़गानिस्तान जी हुकूमत 600 कैदियुनि खे आज़ादु करण खां इनकार करे छॾियो आहे ऐं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे स्पोक पर्सन जावेद फैसल ॿुधायो, मीडिया खे ॿुधायो त 600 उहे क़ैदी जिन ते सीरियस क्रिमिनल केसिस आहिनि उन्हनि खे आज़ादु नथो करे सघिजे। मंज़रनामे ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी अफ़गान मामलनि जे माहिर जनाब हसन ख़ान साहब सां। चो त गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं। हसन खान साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फयाज भाई। हसन खान साहब, किस तरह देखते हैं ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि 600 कैदी अशरफ गनी की हुकूमत तालिबान के आज़ाद करने से इनकार कर रही है? देखिए, मेरे ख्याल में फयाज भाई, अफगानिस्तान के जो फ्रंट है उस पर काफी अच्छी खबरें भी आ रही है और साथ साथ कभी कभी इस किस्म की खबर भी आ जाती है। डॉक्टर अशरफ गनी सॉरी डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने पहले भी आपको याद होगा जब 29 फरवरी को एग्रीमेंट हुआ तालिबान और अमरीकी हुकूमत के दरमियान और 5000 कैदियों की रिहाई का मसला आया तो डॉक्टर साहब ने उस वक्त इनकार किया था और उसमें रोड़े अटकाए थे। अभी तकरीबन 4000 के करीब जो है कैदियों को रिहा किया गया है और पहले जो था वो लिस्ट जरा बड़ा था कि 1400 जो है वो ऐसे हैं जो कि बैरूनी मतलब एक इंटरनेशनल एम्बेसीज पे अटैक या लीडर्स पे अटैक में मुलविस थे, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अमेरिका के जो नुमाइंदे हैं ज़ल्मे खलीलजाद साहब, उसने कोशिश की और जिन ममालिक का मसला था उनके साथ कंसल्टेशन करके लिस्ट को काफी पीछे लेके आए हैं। अभी जो नई खबर आई है उसके मुताबिक जो जावेद फैसल की आपने बात की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के जो स्पोक्स पर्सन है, उसने तो ये 600 कहा है, लेकिन इंटरनल सोर्सेस कहते हैं कि जो खतरनाक तालिबान कमांडर्स हैं जो कैदी है उनकी लिस्ट जो है वो मैक्सिमम 25 यानी 25 के करीब है। और दोहा में जो आप देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट जो खबरें आ रही हैं वो काफी उम्मीद अफजा है। ज़ल्मे खलीलजाद साहब मुल्ला बिरादर के दरमियान या जो जर्मन नुमाइंदे हैं उनके दरमियान मुल्ला बिरादर और पम्पियो के दरमियान ये सारे इंटरेक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी टॉक्स जो है अफगान टॉक्स के हवाले से काफी पेशरफ्त हुई है और यहाँ तक कि अबूरी हुकूमत के हवाले से भी बातचीत हो रही है और इसमें ज़ल्मे खलीलजाद ने रीजनल कंट्रीज को भी एतमाद में तकरीबन जो खबरें आ रही हैं वो एतमाद में लिया है। तो ये एक खबर तो जो मेरे ख्याल में ये वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन समटाइम वो रख देते हैं तो ये इतना मसला मेरे ख्याल में अब नहीं होगा और तालिबान भी कोशिश उनकी भी यही होगी कि जो इतने थोड़े से जो आपको मैंने कहा कि ये जो खतरनाक लिस्ट है ये 25 तक पहुंची है तो मेरे ख्याल में तालिबान भी थोड़ा सा इनको इग्नोर करेंगे कि इसके लिए वो बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात को जो है मेरे ख्याल में वो सबटाज नहीं कर सकते, उन पर भी काफी प्रेशर है। तो ये खबर एक साइड पे, लेकिन मैंने आपको जो बताया थी मैंने आपको इनसाइट की वो दे दी कि अभी इतनी पेशरफ्त हो चुकी है। अशरफ गनी साहब का ये बयान भी आया कि हमलों में कमी नहीं आ रही तो उसका मनफी असर पड़ रहा है पीस प्रोसेस के ऊपर। देखिए, डॉक्टर साहब की नो डाउट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान और उनके कंसर्न है क्योंकि ये जो हमले बढ़ रहे हैं बल्कि बढ़ चुके हैं, तालिबान पे भी हमले हो रहे हैं, हुकूमत भी और आम लोगों पे भी हो रहे हैं, तो मल्टीपल एक्टर्स इन्वॉल्व हैं अफगानिस्तान में। नॉट नेसेसरीली सारे हमले जो है वो तालिबान कर रहे हैं और कुछ की तालिबान ने तो जिस तरह हॉस्पिटल अटैक था, कुछ ऐसे हैं जिन पे तालिबान उनको डिनाई भी किया है। तो ये एक है जो तालिबान भी कह रहे हैं कि हम पे हमले हो रहे हैं, डॉक्टर अशरफ गनी साहब भी कह रहे हैं कि तालिबान हमले कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि इतना बड़ा मसला जो 40 साल से चलता आ रहा है उसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों जाने जो है वो गिनवा चुके हैं अफगान और पूरी दुनिया अफगानिस्तान में इस वक्त जो है वो तकरीबन किसी न किसी हद तक जो है मैक्सिमम कंट्री जो है वो स्टेक होल्डर्स के तौर पर सामने आ रहे हैं। मुल्कों के प्रॉक्सीज भी अफगानिस्तान में हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी कितना, लेकिन
लेकिन जो पेशरफ्त हो रही है ये पॉजिटिव है कि बावजूद इन चीजों के वो टॉक्स जो है अफगान पीस के हवाले से वो जारी है। ज़ल्मे खलीलजाद भी, और आपने देखा कि पाकिस्तान ने भी सादिक खान को जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान अपॉइंट किया। एंड यू नो सादिक खान जो है ही इज अ वेरी एप्ट पर्सन फॉर अफगानिस्तान। वहां अफगानिस्तान से उमर दाऊद जैसा साहब जो कि सीनियर डिप्लोमेट भी है, इंटीरियर मिनिस्टर्स भी रहे हैं और बड़े वेल नोन शख्सियत है, उनको पाकिस्तान के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है। तो मतलब ये है कि काफी अच्छी जो है वो डेवलपमेंट भी हो रही है, साथ साथ ये ऑफ एंड ऑन नेगेटिव खबरें भी आ रही हैं जी, और यही वजह है कि कुछ न कुछ है जिसकी वजह से तालिबान अभी तक जो है वो चीज। लेकिन जो असल मसला है जिसको हम कहते हैं कि अफगान इंट्रा अफगान डायलॉग, वो तो अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जब वो शुरू होगा मसाइल तो फिर उस वक्त टेबल पे आएंगे कि अशरफ गनी साहब या अफगानिस्तान का जो मौजूदा सेटअप है जिसमें अब्दुल्ला साहब उस टीम को लीड करेंगे जो तालिबान से टॉक करेगी, या तालिबान क्या टेबल पे लाते हैं, क्या मांगते हैं, ये तो मामला अभी बहुत पेचीदा मामला तो आगे पड़े हुए हैं। नो डाउट, इसमें फैज़ कोई शक नहीं कि मामला पेचीदा है। आगे जो है वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि द डेविल लाइज इन द डिटेल। अभी जो बैन अल अफ़गानी मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए और ये तकरीबन फरवरी से लेकर अभी तक 4-5 महीने हुए कि उसको जो है जो 10 मार्च को शुरू होने थे, अभी जो है हम 10 जुलाई पे आ चुके हैं और अभी तक शुरू नहीं हुए। लेकिन इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम है दोनों साइड पे, गवर्नमेंट साइड पे भी और तालिबान साइड पे। पहला मसला तो ये था कि ये जो टीम थी मतलब है कि प्रिजनर के रिलीज का जो मसला था, ये एक बहुत बड़ा हर्डल्स था जिसको अभी काफी हद तक जो है उसमें पेशरफ्त हो चुकी है। अभी आगे टीम्स बनाने हैं। तालिबान ने अपनी तरफ से बैन अल अफ़गानी मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील दी है और हुकूमत की तरफ से भी जिस तरह आपने डॉक्टर अब्दुल्ला साहब का जिक्र किया वो भी लगे हुए हैं और काफी उनकी तरफ से भी उस हवाले से पेशरफ्त हुई है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक बैन अल अफ़गानी मुज़ाकरात की जो शुरुआत है वो तो एक प्रिजनर्स के साथ जो है, तालिबान कहते हैं कि 100% प्रिजनर रिलीज होंगे तब हम बैन अल अफ़गानी मुज़ाकरात शुरू करेंगे। तो अभी तक अराउंड 4000 जो है, 5000 में 4000 जो है वो रिलीज हो चुके हैं। तालिबान की तरफ से भी ऑलमोस्ट 700 जो है वो रिलीज कर चुके हैं अफगान जो उनके पास कैदी थे। तो पेशरफ्त हो रही है, लेकिन बैन अल अफ़गानी मुज़ाकरात के हवाले से मेरे ख्याल में एक ये भी है कि वो शुरू करने वो ये एक प्लान बना रहे हैं कि जो ही मुज़ाकरात शुरू हो पहले मीटिंग में तालिबान जो है एटलीस्ट सीज फायर का जो है ना ऐलान करे। तो फैज भाई, जिस तरह आपने कहा कि मामला गंभीर है, पेचीदगियां हैं, कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ज़ल्मे खलीलजाद साहब जो है अभी तक लगे हुए, मायूस नहीं हुए। तालिबान की तरफ से जो खबरें आ रही है बैन अल अफ़गानी मुज़ाकरात के हवाले से वो भी पॉजिटिव आ रही है। पाकिस्तान ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया ताकि होल हार्टेडली इसको फोकस किया जाए। लेकिन हसन खान साहब देखे ना, जो लास्ट एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उस पे भी अपना तालिबान ने लिखवाया है कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, फिर उसमें लिखा है कि अमेरिका उसको नहीं मानता, लेकिन वो अपना टाइटल उन लोगों ने नहीं छोड़ा है। तो अब जब वो बात करेंगे अपना अफगान डेलीगेशन से, तो अफगान डेलीगेशन जो होगा जिसको अब्दुल्ला साहब लीड कर रहे होंगे वो खुद को लेजिटिमेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर समझ रहे होंगे, जबकि तालिबान का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत हम हैं अफगानिस्तान की लेजिटिमेट। ये तो बाकी अपना फॉरेन फंडेड और फॉरेन सपोर्टेड और फॉरेन पैट्रोनेज के साथ बनी हुई हुकूमत है, और पिछले इलेक्शन में तो वोट भी बहुत कम पड़े हैं, तो उस वजह से उसकी हैसियत और मजीद ख़राब हो जाती है। तो ये जो माइंड सेट है दोनों तरफ से कि हम हुकूमत हैं, अभी तक तो इसकी आइस भी पिघली नहीं है। देखिए ये है मेरे ख्याल में अमेरिका ने जब तालिबान के साथ सेपरेट डील किया, एग्रीमेंट किया, इसका मतलब है कि उसके इस्लामिक एमिरेट्स को तस्लीम किया है, लेकिन पब्लिकली जो है वो इसको नहीं माने। जाहिर बात है उनके एक इंटरनेशनल कुछ होंगे रिपरकशंस या कुछ चीजें होंगी जिसकी वजह से वो नहीं मान रहे। दूसरी साइड पे
जाहिर बात है तालिबान ने अपनी पोजीशन जो है अभी तक वो मुस्तहकम रखी है, एज ए पार्टी एज ए सेपरेट जो है वो करे। लेकिन आगे जो अभी जो मैंने आपको जिक्र किया आपके पहले सवाल के उसमें कि अब इस वक्त जो है ना अबूरी हुकूमत के लिए भी बातचीत चल रही है। जब अबूरी हुकूमत बन जाती है कुछ टर्म्स टाइम के लिए, आगे जाके जो है अलग अगर आप अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, तो वहां पे भी इस्लाम का जो है ना वो मेरे ख्याल में उसके साथ अटैच है। यहाँ पे जो है ना इस्लामिक एमिरेट्स की जो बात हो रही है, ये इसके मेरे ख्याल में दे विल पास द पोस्ट वंस दे रीच इट की क्या हियत होनी चाहिए, उसकी शक्ल क्या होनी चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट स्टेप जो है उसकी जिसकी तरफ आपने इशारा किया और जिस तरह आपने कहा कि वो वहां पे डिफिकल्टीज है, वो बैनुल अफगानी मुज़ाकरात की शुरुआत, न सिर्फ शुरुआत बल्कि उसको कामयाब बनाना है। तो इस सिलसिले में आप देखें कि मुल्ला बिरादर की पॉम्पियो से बात हुई, कल परसों जो है ना वो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, तो बातें हो रही हैं बिहाइंड द सीन, टेबल पे सारे बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये जितनी भी ये मुश्किल सूरत हाल है इससे निकल जाए। लेकिन एक बात है कि अफगानिस्तान का मसला, जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि वहां पे इंटरनेशनल प्रॉक्सीज है, इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है, लोकल उनका अपना एक डायमेंशन है, एथनिक डायमेंशन भी है उनका, ट्राइबल डायमेंशन भी है उनका। तो अफगानिस्तान की अपनी एक जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो भी मुश्किलात का उसमें वो कर रही है। तो काफी मसाइल है और फिर इतनी लंबी तकरीबन 40 ईयर्स जो है ना, मोर देन 40 ईयर्स वॉर है, जंग है, जिसमें तकरीबन सारे ममालिक खत्ते के और इंटरनेशनल वो भी उसमें मतलब है कि शामिल थे, उसमें एंगेज थे। तो मसाइल हैं और लेकिन अच्छी बात जो है वो ये है कि ट्रैफिक जो है ना मूवमेंट कर रही है, रुकी हुई नहीं है, अगरचे काफी स्लो है। लेकिन जिस तरह पहले हमने देखा था जब मुज़ाकरात हो रहे थे तालिबान और अमेरिका के दरमियान, ज़ल्म खलीलज़ाद साहब के तरफ से उसको नेगोशिएटर के तौर पर लीड कर रहे थे, दो तीन चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह थी कि वो कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ या दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल नहीं होगी। वो तालिबान से एक गारंटी चाह रहे थे। तालिबान चाह रहे थे कि भाई फॉरेन फोर्सेस वापस चली जाएंगी तो मामलात होंगे। तो दो चार चीज़ें उधर से भी थी उधर से भी थी। इंट्रा अफगान डायलॉग जब होगा, आपके ख्याल में तालिबान जो इस्लामी रियासत का तस्वर उनका है और जो इस वक्त का जो पॉलिटिकल सिस्टम अफगानिस्तान के अंदर बना है, ज़ाहिर है वो तो ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क है। तो क्या चीज़ें होंगी जो इंट्रा अफगान डायलॉग के अंदर प्रॉब्लमेटिक होंगी जिसको रिजॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा? मैं समझता हूँ कि वह भी ये आपकी बात डेफिनेटली ठीक है कि तालिबान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के हवाले से उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं है कि गवर्नेंस इस्लामिक रिपब्लिक का नाम या आइन जो है वो क्या उसकी क्या हियत हो सकती है, क्या शक्ल हो सकती है। असल प्रॉब्लम जो मैंने आपको शुरू में कहा कि द प्रॉब्लम्स लाइज इन द डिटेल। वंस जब ये अफगान सेट टुगेदर हो जाए, बैन अफगानी मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, उस वक्त मसाइल आएंगे वो पावर शेयरिंग पे आएंगे। अगर ये जो अबूरी हुकूमत बनाने की जो मैंने बात की उसी हवाले से भी होगा कि अबूरी हुकूमत के इख्तियारात, अबूरी हुकूमत का टेन्योर, अबूरी हुकूमत में जो है किसके कितने नुमाइंदे लिए जाएंगे, कितने तालिबान की तरफ से, या वो टोटली जो है ना वो जिसम कहते हैं गैर जानिबदार होंगे। बहुत से सवाल आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो सवाल है वो ये नहीं है कि मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान में शरीयत के हवाले से या इस्लामिक रिपब्लिक के हवाले से, इस्लामी कवानीन के हवाले से, उसमें तो सारे अफगान जो है वो तो कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान का आईन जो है वो टोटली इस्लामिक उसका एक मतलब एक शक्ल है, इसी तरह वहां पे भी हो सकती है। पाकिस्तान में भी कोई ऐसी कानून नहीं बन सकती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इस्लाम के साथ या कुरान के साथ जो है वो क्या कहते हैं तसादुम में हो। तो वो लेकिन असल जो बात होगी वो होगी पावर शेयरिंग पे कि मुस्तकबिल में तालिबान का हुकूमत में कितना शेयर होगा और फिर हुकूमत का
फिर हुकूमत तो आपको पता है जिस तरह मुख्तलिफ दड़े हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जहादी तंजीमें हैं, सियासी ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो इन सारों का जो है इकट्ठा करना, उनको एक बात पे एग्री करना, फिर तालिबान को जो है, क्योंकि तालिबान ने भी तो तकरीबन ये 20 साल वो जंग लड़े हैं, वो समझते हैं कि उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, वो समझते हैं कि बैरूनी कुव्वतों को उनने मुल्क से निकाला है, वो दे आर राइडिंग हाई ऑन ए हॉर्स, तो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मसाइल आर देयर डेफिनेटली है। शुरुआत में शायद अफगान नेशनल आर्मी जो बनी है उसके अंदर जाहिर है जो उसकी फॉर्मेशन है वो इस तरह हुई है कि वार लॉर्ड्स ने अपने आदमी दिए हैं, कोटा के बुनियाद पे लोगों ने अपने आदमी उसमें भर्ती करवाए हैं, लेकिन उस नेशनल आर्मी के अंदर तालिबान की कोटा नहीं है। आपके ख्याल में तालिबान के लिए ये मसला किस तरह रिजॉल्व होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि जब वो इसी स्टेज पे आएंगे कि जब इदारों के अंदर नुमाइंदगी की बात होगी तो वो एडजस्टमेंट हो सकती है। अफगान एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ट्राई करेंगे कि इस जो गुत्थी है उसको सुलझाए। जिस तरह हमने अफगान नेशनल आर्मी की बात की, अफगान नेशनल पुलिस की बात की, या उनके जो और इदारे स्पेशली एनडीएस वगैरह जो है उनकी बात की, इसके अलावा भी और मिनिस्ट्रीज है, वहां पे भी तालिबान एजुकेशन में वो चाहेंगे, डिफेंस में वो चाहेंगे, फॉरेन में वो चाहेंगे कि उनका शेयर हो। तो ये जब वो बैठेंगे तो फिर दे विल ट्राई एंड फाइंड इट आउट कि किस तरह तालिबान के कितने फाइटर्स जो है उनको फुट सोल्जर्स के तौर पर लिया जाएगा, मतलब कितने को ऑफिसर रैंक दिया जाएगा, कितने को जनरल रैंक दिया जाएगा, पॉलिटिकल जो पोजीशंस है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, फिर जो गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर है जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं उसमें उनको किस तरह एडजस्ट किया जाएगा। दीज आर द क्वेश्चन। लेकिन आई थिंक ये जो सवालात हैं ये उस वक्त जो है उनकी इंपॉर्टेंस होगी जब बैनुल अफगानी मुज़ाकरात एक दफा शुरू हो जाए, सीज फायर पे वो एग्री कर जाए, जो अबूरी हुकूमत है उस स्टेप से वो जरा आगे बढ़े, तो ये सवालात उसके बाद उठेंगे कि एजुकेशन में तालिबान को किस तरह एडजस्ट करना है, फॉरेन में किस तरह एडजस्ट करना है, फॉरेन एम्बेसीज में उनके कौन कौन कैसे बंदे उनके लिए जाएंगे, इसी तरह और जो फाइनेंस है वगैरह है, गवर्नर जो पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें, इवन डिस्ट्रिक्ट चीफ की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी पोजीशंस की उसमें। तो दीज आर द क्वेश्चंस एंड आई थिंक वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस। लेकिन इसी स्टेज पे जो इमीडिएट जो मसला है वो सीज फायर का है और मैं समझता हूँ अबू मुज़ाकरात का। बड़ी मेहरबानी है हसन खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अफगानिस्तान जी सूरत हाल ते मुल्क जा सीनियर साफ़ी नायर मियार तर्जनगार अफगान मामलन जा माहिर हसन खान साहब असां गॾु हुआ। गुफ्तगू तां ॿुधी। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो। वठूं था वक़्फ़ो, वापसि अची प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधायूं। हाणे गुफ्तगू कंदासूं ईरान जी सूरत हाल ते। ईरान में कुछ ॾींहं अॻु जेका ईरान जी जेका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जे मथां के धमाका थिया आहिनि ऐं ईरान जो ख़ुदि इहो चवणु आहे त उते मेजर डैमेज थियो आहे। सूरत हाल ते गुफ्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट जे सीनियर फेलो नामयारे स्कॉलर जनाब डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब सां। वाशिंगटन DC मां डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब असां ॻाल्हाईंदा। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे धमाके हुए हैं? देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो ईरान और एक तरफ और अमेरिका और इजराइल एक तरफ, दूसरी तरफ इनका जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले से चल रहा है। आपको तो मालूम है कि 2018 में जब न्यूक्लियर एग्रीमेंट से यूनिलैटरली अमेरिका ने विथड्रॉ कर लिया था तो उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए थे और उन कॉन्फ्लिक्ट में बार बार इस किस्म की चीजें हो रही थी ताकि एक दूसरे को वीकन किया जाए और बैलेंस ऑफ पावर को स्ट्रेंथन किया जा सके अपने लिए। तो सबसे आम बात यह आ जाती है कि ये जो नानटेस में जो हुआ, जिसके बेसिस पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और डैमेज हुआ, इसकी वजह क्या थी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि ये आपको जैसे मालूम है कि ये जो प्लांट था इसमें सेंट्रीफ्यूजेस बनाए जाते थे। याद रहे कि ये जो प्लांट था
इसमें सेंट्रीफ्यूज बनाने के लिए इसको असेंबली किया जाता था, स्पेयर पार्ट्स दूसरी जगह से आते थे और उसके बाद उनको यहाँ असेंबल किया जाता था। मतलब ये बिल्डिंग जो थी इसके अंदर कोई फिसाइल मटेरियल नहीं था, ना तो इसके अंदर कोई ऐसा वेपन था जिसकी वजह से बारूद और दूसरी ऐसी चीजों जिसको एक्सप्लोजन हो और आग लगे। मतलब ये है कि ये जो आग लगी है और इतना बड़ा जो डैमेज हुआ है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए सिग्निफिकेंट है कि इस इलाके में कोई फाउंडेशन नहीं थी जिसकी बेसिस पर ये एक्सप्लोर नहीं किया जा। मतलब ये है कि यकीनन किसी ने वहां पर प्लांट किया था और फिर उसको रिमोटली इग्नाइट किया गया था जिसकी वजह से इतना बड़ा डैमेज हुआ। और जैसे कि आप जानते हैं नामताज इतना इम्पोर्टेंट किस्म का न्यूक्लियर स्टेशन है कि वहां पर हर किस्म की सिक्योरिटी रहती है। तो जिसका मतलब ये है कि अगर ये एक्सप्लोजन हुआ था तो वह इसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर फैसिलिटीज होनी चाहिए थी जो कि इस्तेमाल भी नहीं की गई, और अगर इस्तेमाल की गई है तो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं की गई, जिसकी वजह से डैमेज इतना ज्यादा हुआ। अब देखना यह है कि आइंदा क्या होगा। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कंटिन्यूसली चला आ रहा है और छोटी छोटी एक्सप्लोजन और इस किस्म की दूसरी चीजें होती रही हैं ईरान के दरमियान, और दूसरी तरफ इसराइल और इसराइल के जो अरब साथी हैं जिनमें सऊदी अरेबिया वाले शामिल हैं उनमें भी इस किस्म के एक्सप्लोजन होते रहे हैं। अब ये हुआ है कि इस एक्सप्लोजन के बाद ईरान ने अपनी एक्टिविटीज इन ममालिक में बढ़ा दी। जैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसराइल में कई छोटे छोटे बॉम्बिंग्स हुई हैं, कई छोटे छोटे एक्सप्लोजन हुए हैं। वो एक जगह पे फोकस नहीं हुए, वो कई जगहों पे हुए हैं, जिसका उम्मीद ये की जाती है और अजम्पशन ये है कि ये एक्सप्लोजन जो हो रहे हैं ये एक किस्म का रिटेलिएशन है, ये मालूम करने के लिए कि इसराइल की कौन सी जगह और कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पर वीकनेसेस पाई जाती हैं ताकि वहां पर किसी किस्म का अटैक किया जाए। ये बड़ी अफसोसनाक बात है क्योंकि पहले ही मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा फैली हुई थी, इसके बाद ये इंस्टेबिलिटी और फैल जाएगी और इसका कोई एंड रिजल्ट नजर नहीं आता। क्योंकि याद रहे कि इस किस्म के जो एक्सप्लोजन्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनकी वजह से मुल्क की और मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, कम नहीं होती। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मकसद रजीम चेंज है तो वो पूरा नहीं हो सकता। अगर पूरा नहीं हो सकता तो ये सब करने का मकसद क्या था? तो बेसिकली जो मकसद सामने नजर आता है वो यही है कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, अनसर्टेनिटी क्रिएट की जाए और ईरान खास तौर पर पर्सुएट किया जाए कि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे मौके पे जबकि ईरान इस किस्म के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो अमेरिका में जो इलेक्शन होगा उसमें गवर्नमेंट बदल जाएगी और जो नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म की गवर्नमेंट होगी और कोऑपरेट करेगी, वो इतना रिटेलिएट नहीं करेगी और इसराइल को इतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी जितने की मिलती रही है। तो अब देखना चाहिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन इस चीज को सामने रखते हुए ये आप यकीनन कह सकते हैं कि ईरान कोई मेजर स्टेप नहीं लेगा, क्योंकि ईरान का मकसद ये है कि पहले से पहले अमेरिका में चेंज आए, उसके बाद फिर अमेरिका इसराइल की सपोर्ट में जरा कमी करे और उसके साथ साथ जो अरब ममालिक हैं खासतौर पर सऊदी अरेबिया उसको कंप्रोमाइज करने की जरूरत पैदा हो कि वो फिर ये महसूस करे तो उसको इसराइल की दोस्त की सपोर्ट नहीं करेगी, उसको इतना फायदा नहीं मिलेगा, ना उनको अमेरिका से इतना फायदा मिलेगा, तो फिर वो ईरान के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो सकते हैं। क्या ऐसा होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन उससे डायरेक्शन जरूर होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अपना पहले अपना सैंक्शंस तक मामला था, फिर जो है अपना ये एग्रीमेंट तोड़ा गया यूनिलेटरली ट्रंप साहब की तरफ से, फिर जो है सुलेमानी पे हमला हुआ, उसको मार दिया गया, और अब ये उसके जो है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे धमाके हो रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ईरान एक तरह से बेबस नजर आता है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा? नहीं, देखिए बेबसी का आलम जब आ जाता है तो फिर मुल्क कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईरान अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचा, यकीनन इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है,
एक तो सैंक्शन और दूसरी इसके साथ साथ ऑयल की कीमत गिरने की वजह से और दुनिया में इंपोर्ट डिमांड कम होने की वजह से ईरान को मुश्किलात तो हैं, लेकिन याद रहे कि ईरान इससे भी ज्यादा मुश्किलात से गुजर चुका है। आपको याद होगा कि जब ईरान इराक की जंग हो रही थी तो ईरान के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही कर सकते थे कि वो लोगों का पेट पाल दें और उनके उनके ऊपर 2 गज का कपड़ा जो पहनने के इंतजाम होता, और वहां कुछ नहीं होता, दुकानें खाली थी, हर चीज बिल्कुल धर्म भरम थी। उसके बावजूद वो 8 साल तक इसका मुकाबला करते रहे। आज भी मुश्किलात इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन यकीनन है इतनी ज्यादा नहीं जितने की वक्त होती थी। अगर उन्होंने उस वक्त से इतना इफेक्टिव कंट्रोल किया था तो उम्मीद यही होनी चाहिए कि वो अब भी कर देंगे। उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि ईरान बिल्कुल बेहत्ता नहीं, ईरान के पास भी इस वक्त इफेक्टिव कंट्रोल्स कुछ हैं। अगर वो चाहें, जैसे कि उन्होंने करके दिखा दिया है जब उन्होंने सऊदी अरेबिया की ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक किया था, कि वो ऐसा काम कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो उसका डैमेज बहुत ज्यादा होगा। तो दोनों तरफ से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कैपेबिलिटी है और वो उसको एग्जिबिट करते रहे। जहां तक ईरान के ऊपर अटैक्स का मामला है, जिसमें आपने फरमाया कि वो जो कुछ के लीडर और दूसरों को मारा गया, याद है कि ये लोग जो होते हैं ये इंडिस्पेंसिबल नहीं होते। इनकी लीडरशिप जो होती है यकीनन अहम होती है, लेकिन ये जिसे कहते हैं ये डिस्टेबलाइजिंग भी होती है, लेकिन इसके बावजूद नए लीडर्स आ जाते हैं जब तक कि उस इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर कायम है, जो कि हमें नजर आता है कि वो कायम है, चाहे हम पसंद करें ना करें, अल-कुद्स जो है वो कायम है। तो फिर नया लीडर आ जाता है, उसकी वजह से इतना नुकसान नहीं होता जितने की उम्मीद की जाती है। ये जो इस किस्म के इवेंट्स होते हैं, इनका मकसद से जो होता है कि एक कॉमन इंसान को, एक कॉमन सिटीजन को एक अनसर्टेनिटी दिखाई जाए और उसको घबराया जाए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि उसकी वजह से गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाएगी। उसको चेंज करने के लिए आपको बहुत से फंडामेंटल काम करने होंगे, जिससे इंस्टीट्यूशंस को तबाह करना जरूरी होगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अपना सारे मामलात, ये सारी जो डेवलपमेंट हुई हैं, आपको याद होगा कि एक बहुत ही बड़ी मेहनत की गई थी फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना की तरफ से ये एग्रीमेंट कराने में, और उसमें फिर यूके भी शामिल था। चलो यूके तो इतना बहुत ही क्लोज अलाई है अमेरिका का, और लेकिन खुद ये जो बाकी 4 ममालिक हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, वो इन सारी डेवलपमेंट्स पे अपना क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये जो नॉर्मल बड़ी नेचुरल सी बात है, वो भी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि नवंबर में क्या होगा। अगर नवंबर में इलेक्शन से गवर्नमेंट बदल जाती है तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो खुद ब खुद ही रैशनलाइज करना शुरू कर देगी। अगर नई गवर्नमेंट नहीं आती तो फिर वो रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करने की करेगी ये बहुत कहना मुश्किल है। खासतौर पर जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो कोल्ड वॉर, नई कोल्ड वॉर जो शुरू हो गई है अमेरिका और चीन के दरमियान, उसका तो यही मकसद नजर आता है कि चीन भी एक्टिव हो जाएगा, और जैसे आपको मालूम है तो मिडिल ईस्ट में एक्टिव होना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी वो इंतजार कर रहा है। रशिया भी, जैसे आप देख रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में और ईरान और दूसरे इलाकों में अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इमीडिएट रिएक्शन जो होते हैं उनकी जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसी सूरत में जरूरत होती है अगर ऑल्टरनेटिव ना हो, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव सामने नजर आ रहा है और उम्मीद की जाती है कि अगर गवर्नमेंट बदलती है तो उसकी वजह से फिर बड़ी हद तक एक किस्म की रापोशमा पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये दुरुस्त निकलता है तो फिर इन मुल्कों को एक्टिवली करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं रशिया और चाइना खासतौर पे वो अमेरिकी एक्शंस को अपोज करते हैं। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में भी अपोज किया है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भी अपोज किया है, तो वो तो चलता रहेगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जर्मनी बड़ी हद तक इस अलायंस से अब इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस भी
इसी सूरत में पड़ जाएगा, क्योंकि फ्रांस को ये चूज करना पड़ेगा कि क्या वो मिडल ईस्ट के इलाके में ईरान के साथ रहे जो कि उसका एक नेचुरल एलाई है, या वो सऊदी अरेबिया या इजराइल के साथ मिले। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स की बातें होती हैं, लेकिन जैसे मैं देख सकता हूँ इसमें सबसे आम बात जो सामने नजर आ रही है वो ये है कि क्या ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर में तब्दीली आएगी नवंबर के इलेक्शन के बाद या नहीं। अगर तब्दीली आती है और पॉजिटिव तब्दीली आती है तो फिर उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC जा सीनियर फेलो असां गॾु हुआ। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी ईरान जे मंज़रनामे ते, ईरान ऐं ख़ुदि पूरे जेको आहे विचो भर यानी मिडिल ईस्ट जे मंज़रनामे ते गुफ्तगू डॉक्टर साहब जी तव्हां ॿुधी। सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नश्कर ॾींदा इजाज़त सदाईं गॾु।